नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से उनके विधायक पूजा पाल को निकाले जाने के बाद यूपी में पीडीए की सियासत जोरों पर है। बीजेपी पूजा पाल के सहारे गैर यादव ओबीसी की कई जातियों को साध कर, जैसे पाल, गडरिया, बाघेल, ये जो समुदाय हैं, इन्हें साध कर गैर यादव ओबीसी वोट में अपनी सेंध लगाने की या अपनी वापसी की रणनीति बना रही है। तो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को फ्रंट फुट पर उतार कर जवाबी हमला बोला है। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टियों पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जबकि अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का प्रायोजित नैरेटिव बताया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी लिख रहे हैं वो चिट्ठियां जो पूजा पाल जारी कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो ओबीसी वोट बीजेपी के हाथ से फिसल गया था, मैं ओबीसी वोट कह रहा हूं क्योंकि इसमें यादव और गैर यादव दोनों शामिल हैं, जो ओबीसी वोट बीजेपी के हाथ से फिसल गया था, क्या वो 2027 में वापस आएगा? और पूजा पाल प्रकरण की उसमें क्या भूमिका रहेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजतक.in के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद। कबूल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि क्या पूजा पाल का निष्कासन समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को कमजोर करने के लिए बीजेपी का कोई मास्टर स्ट्रोक है? निश्चित तौर पे नीरज भाई, जिस तरह से पूजा पाल प्रकरण का मामला सामने आया है, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। खासतौर से तब समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आनन फानन में पूजा पाल का निष्कासन किया, उस वक्त तक समाजवादी पार्टी को ये आभास नहीं था कि पूजा पाल मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीतिक स्टैंड अपनाएगी। पूजा पाल के सहारे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के जो पीडीए विनिंग फार्मूला रहा है उसमें सेंधमारी का प्लान है। दूसरी तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को और सपा को, दोनों को एक तरह से एक महिला न्याय के खिलाफ वाले जो स्टैंड है, माफियाओं को संरक्षण देने वाले, उस तरह के कटघरे में खड़े करने की पूरी कवायद के तौर पे देखा जा सकता है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान हैं वो ये बताने में जुटे हुए हैं कि पूजा पाल के साथ अखिलेश यादव ने अन्याय किया है, और अखिलेश यादव ने इसलिए अन्याय किया है क्योंकि वो पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, वो माफियाओं की पार्टी है, उसमें संरक्षण है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को जब तक समझते तब तक भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे नैरेटिव की सबसे पहले धुआं जो है ब्रजभूषण सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुद निकालने की कोशिश की कि ये जो पूरी कवायद है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के न्याय की है, और क्योंकि पार्टी से निष्कासन का मामला है और वो उन्होंने बगावत की, इसलिए उनको निष्कासित किया गया। दूसरी तरफ जो है, अब समाजवादी पार्टी इस बात को समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उससे सपा का जो 2024 में खासतौर से जो विनिंग फार्मूला बना, जिसमें वो तमाम जो ओबीसी की जातियां समाजवादी पार्टी से चली गई थी उनको लाने के लिए पीडीए का फार्मूला अपनाया। उसके लिए अखिलेश यादव ने यादव समुदाय के कैंडिडेट को टिकट में कटौती की, मुसलमानों को बैकफुट पे रखा, और उसका नतीजा था ये बताने की कि हम कैसे जो तमाम जो गैर यादव ओबीसी हैं हम उनको पार्टी में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और वो देने की वजह से ही सपा को तमाम जो है वो कुर्मी जाति के लोग हों या कुशवाहा मौर्य समुदाय के लोग हों या पाल समुदाय के लोग, उनका अच्छा खासा वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिला लोकसभा चुनाव में। इसी का नतीजा है कि आप देखिए जो पाल समाज का वोट है खासतौर पर बहुत टफ है, क्योंकि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के बीच में ये फैसला लिया था, एकदम बीच टर्निंग पॉइंट चुनाव के समय में श्यामपाल को बनाया। और क्योंकि उससे पहले तक 2007 से लेके 2012-17 तक जो है समाज को, यहाँ तक कि माने 2022 के चुनाव में जो पाल समुदाय का वोट है वो वोट जो है सपा से दूर हो गया था, जो सपा को मिलता था, हालांकि सपा को मिलता भी बहुत कम था, और वो बसपा का वोट बैंक बना था। वो मुझे लगता है कि वो 2022-24 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव काफी हद तक सफल हुए। लेकिन पूजा पाल के प्रकरण के आने के बाद उस नैरेटिव में जो है थोड़ा सा सेंधमारी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर से, चाहे आज का मामला हो या अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की बात रही हो, जिसमें ये बताने की कोशिश की कि पूजा पाल को एक मोहरे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, सपा के खिलाफ ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। पूजा पाल उस षड्यंत्र का हिस्सा बन नहीं है, उनको हथियार बनाया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही नहीं, अखिलेश यादव ने
इस पूजा पाल के बहाने गायत्री प्रजापति का मामला, आजम खान का मामला, इरफान सोलंकी का मामला, रामाकांत यादव का मामला, तमाम मामला उठाया। इसके साथ साथ कानपुर के प्रकरण को भी उठाया कि कानपुर में जो दुबे जी हैं जिनका मामला है, उनको कैसे जो है योगी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है नेगेटिव। तो अखिलेश यादव ने इसमें पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आके अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो श्याम लाल पाल है उनको भी उतार दिया। दिलचस्प बात यह है नीरज भाई कि श्याम पाल और पूजा पाल एक ही इलाके से आते हैं, दोनों प्रयागराज से हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पूजा पाल को नहीं, मेरा आपसे कबूल भाई, मेरा यही अगला सवाल था आपसे कि श्याम पाल को फ्रंट फुट पर जो उतारा है, इसे अखिलेश का डैमेज कंट्रोल माना जाए या उनका मजबूत पलटवार माना जाए? देखिए, ये अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है वो डैमेज कंट्रोल की तरह है कि अभी उन्होंने कोशिश किया कि देखिए ऐसा नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल को उनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी तो उनके पास भी पाल समुदाय के नेता हैं, तो और ऐसा नेता जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे है, और उनको उतारा है। लेकिन और श्याम पाल ने अभी केवल पत्र लिखा है। अगर श्याम पाल मीडिया में आते हैं और वो आक्रामक रुख अपनाते हैं पाल समुदाय के लिए, के समाज हित में समाजवादी पार्टी को के लिए मुफीद बैटिंग करते हैं, तब मुझे लगेगा कि ये मास्टर स्ट्रोक की तरह है। लेकिन अभी मुझे फिलहाल जिस तरह का श्याम पाल के कल चिट्ठी लिखने का वो था, वो ये बता रहा है कि अभी डैमेज कंट्रोल करने की ये कोशिश है। उसमें आप सब देखिए कि जो पूजा पाल की हत्या की साजिश हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग पूजा पाल को किससे असुरक्षा की भावना है, किससे खतरा है। और ये चिट्ठी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखी गई, होम मिनिस्टर को लिखी गई। उस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जांच पे भरोसा नहीं है। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने श्याम पाल के जरिए अभी फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की एक कोशिश की है कि श्याम पाल को आगे लाके ये बताया जाए कि हमारे पास भी पाल समुदाय के नेता हैं और पूजा पाल का मामला है तो श्याम पाल, हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते चिट्ठी लिख रहे हैं तो अखिलेश यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि श्याम पाल के जरिए इसलिए चिट्ठी लिखाई गई ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि पाल समुदाय के हैं। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने एक और कोशिश, आज जो पूजा पाल की दूसरी चिट्ठी आई है उसके जवाब में आज अखिलेश यादव ने यही कहा कि पूजा पाल को अगर पाल समुदाय का इतना ही फिक्र है और इतनी ही चिंता है तो उन्हें सबसे पहले अपने ही जिले कौशाम्बी में जाना चाहिए जहां से चैल से विधायक है। वहां जो पाल समुदाय का भी पिछले दिनों एक पाल बनाम ब्राह्मण वाला प्रकरण सुनने में आया था, आप देखिए वहां जो पाल समुदाय के लोग हैं जाकर उनको न्याय दिलाएं। तो मुझे लगता है क्योंकि उस वक्त ब्रजेश पाठक का जो स्टैंड था वो जो ब्राह्मण समुदाय है उनके साथ था, तो कहीं ना कहीं इस बहाने अखिलेश यादव ने, क्योंकि पूजा पाल के बहाने ब्रजेश पाठक और पूजा पाल दोनों ही आक्रामक थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने की अखिलेश ने रणनीति अपनाई है और श्याम पाल को अभी डैमेज कंट्रोल करने के तौर पे ही आगे किया। एक तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2022 में ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है सीएसडीएस के मुताबिक, इस 2022 में यादव वोट भी बीजेपी को बहुत अच्छा खासा मिला था, जबकि विधानसभा में तो माना जाता है कि भाई जो रीजनल पार्टी है उसे उसके हिस्से का वोट मिलता है, लोकसभा में भले ना मिले। लेकिन लोकसभा में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर जो लड़ा 2024 का चुनाव, उसमें यादव वोट का तो एक तरीके से सफाया ही कर दिया, 90% के तकरीबन समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ गया, और गैर यादव ओबीसी जैसा अभी कबूल अहमद ने बताया उसका भी एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से खींचकर वो ले आए थे। पूजा पाल जो है वो अपनी चिट्ठी में सबसे पहले उन्होंने यूपी तक से बातचीत में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की और उसके बाद वो अपनी चिट्ठियों में कर रही हैं। पीडीए का मतलब पूजा पाल बता रही हैं परिवार, पी से परिवार, डी से दागी और ए से अपराधी। अब ख़ास बात है कि बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को लगातार परिवारवाद और अपराधियों के संरक्षण के मोर्चे पर घेरती रही है। तो क्या पूजा पाल का ये आरोप बीजेपी के नैरेटिव को और मजबूत बनाता है या फिर ये अखिलेश यादव की उस बात को बल देगा कि भैया ये तो बीजेपी की भाषा बोल रही हैं? देखिए नीरज भाई, निश्चित तौर पे पूजा पाल की जो क्रेडिबिलिटी है वो दल बदलू नेता के तौर पे बनती जा रही है। पूजा पाल को राजनीतिक तौर पे पहले स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया था तो मायावती ने किया था। जब उनके पति रहे राजू पाल की हत्या हो गई थी, उस वक्त मायावती प्रयागराज में जाती हैं, उनको चेक भेंट करती हैं मंच से, उनको चुनाव में टिकट देती हैं और उपचुनाव में उनको विधायक बनाकर वो पार्टी में लाती हैं। तो मुझे लगता है उसके बाद भी जो है वो पाला बदल के समाजवादी पार्टी के साथ चली जाती हैं। 2022 में समाजवादी
19 में लोकसभा चुनाव में उनको उन्नाव से टिकट दिया गया था, समाजवादी पार्टी ने दिया था, लेकिन वहां पे फिर बाद में अचानक जो है इनको टिकट बदलना पड़ा। फिर इसके बाद जो है इनको 2024 के चुनाव में 2022 में, माफी चाहूंगा, 2022 में इनको इनकी जो परंपरागत सीट थी वहां से हटा के इनको कौशाम्बी लाया गया। कौशाम्बी के चैल सीट से इनको अखिलेश यादव टिकट दिया और उस चैल में दिया जहां से केशव प्रसाद मौर्य भी उस जिले से चुनाव लड़ रहे थे। तो वहां पे समाजवादी पार्टी ने जो अपना कॉम्बिनेशन बनाया था, आप देखें तो उसमें कुर्मी, पाल, दलित, पासी समुदाय के जो इंद्री सरोज हैं इनको लड़ाया, और इंद्री सरोज का उस कौशाम्बी जिले में एक प्रभाव है। तो दलित, ओबीसी और मुस्लिम समीकरण वहां पे काफी हिट रहा खासतौर से, और यही चीज जो है पूजा पाल की जीत का आधार बना। अब पूजा पाल का जो स्टैंड बदला है यहाँ पे, अचानक पूजा पाल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो क्रॉस वोटिंग करके समाज चली जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ी रहती है। भले ही वो शामिल नहीं हुई, लेकिन लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पिच बैटिंग कर रही हैं। और इस दौरान जो विधानसभा का विशेष सत्र चलता है, ये एक टर्निंग पॉइंट आता है। इस वक्त जो उन्होंने जिस तरह से योगी सरकार की नीतियों की तारीफ की, जीरो टॉलरेंस की नीतियों की तारीफ की, और उस खास तौर से जो अतीक अहमद के जो पुलिस कस्टडी में जिनकी हत्या हो गई थी, उसको भी जो है उन्होंने कहीं सीधे तौर पे वो योगी आदित्यनाथ के हक में दिया कि उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है कि उनको अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि वो एक बड़ा वो मामला रहा है, एक कानून व्यवस्था का रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने जो निष्कासित किया, क्योंकि वो घटना जो है बहुत टाइमिंग का होता है, और समाजवादी पार्टी इस टाइमिंग को मुझे लगता है भापने में या उनकी रणनीतिकारों ने इस बात को समझ नहीं पाए कि जिन चीज को 1 साल से वो टाल रहे थे, 1.5 साल से, उसको अब जो है अचानक करने का अगर फैसला किया गया तो निश्चित तौर पे उसको भारतीय जनता पार्टी उस तरह कैश कराएगी, और भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से कैश करा रही है। और पूजा पाल भी भारतीय जनता पार्टी के जो पूरी लाइन है उसी लाइन पे खड़ी नजर आ रही, समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़े कर रही है। इससे सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के जो पीडीएफ, जो खास तौर से गैर यादव ओबीसी का भरोसा बना था, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा डंक जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर तो कोशिश कर रही है कि उसको कैसे डैमेज किया जाए। लेकिन एक बात बता दें कि जो पाल समुदाय का वोट है उस पर कोई एक पार्टनर नहीं है, इस बार 3-3 है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बना रखा है। विश्वनाथ पाल लगातार जो है, पाल हो या जो खास तौर अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके यहाँ अगर कोई अन्याय और कोई घटना होती है तो वो जरूर जाते हैं। खास तौर से कौशाम्बी में जिस अखिलेश यादव ने आज जिस घटना का जिक्र किया, वहां पे जब विश्वनाथ पाल पहुंचने वाले पहले जो है पार्टी किसी दूसरी पार्टी के विपक्ष के नेता थे, वहां जाते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं जो है पाल समुदाय का पूजा पाल का ये लिटमस टेस्ट है, क्योंकि पूजा पाल अभी तक एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे वो अपनी सीट तक सीमित रहती थी। तो अब आप इससे पहले पूजा पाल को कहीं दूसरी सीटों पर प्रचार करते आप नहीं देखे होंगे, न कहीं दूसरी सीटों पर जाके कोई पाल समुदाय के आधार, क्योंकि पाल समुदाय का कोई पूरे प्रदेश में एक नेता नहीं है, हर पॉकेट नेता है। और ये वोट भी कहीं इतना नहीं है नीरज भाई, किसी कंस्टिट्यूंसी में पाल समुदाय अपने दम पे अपना पाल बिरादरी का विधायक बना ले जाए, ये फिलअप वोट है, जिसके साथ जुड़ जाता है तो वो बन जाता है। इनका जो वोट का आधार अगर आप देखें तो वो बूंदे, खासतौर से बदायूं है, एटा है, फर्रुखाबाद है और आगरा है, इस बेल्ट में अच्छा खासा वोट है। इसके अलावा हर कंस्टिट्यूंसी में 4,000, 5,000, 10,000, 16,000, 18,000 इस तरह का वोट ये है, ये फिलर वोट है। ये जिसके साथ जुड़ता है वहां पे वो पार्टी का जीत का समीकरण उसके साथ मजबूत हो जाता है। लेकिन निश्चित तौर पे जो खास तौर से जितना भी अति पिछड़ा वोटा है वो कहीं ना कहीं फिलर वोट की तरह है, और वो वोट एक समय बसपा का होता था, फिर उस वोट पे भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव के बाद से वो भाजपा का खास वोट बना हुआ था। लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फार्मूले के जरिए उसमें सेंधमारी करने में काफी हद तक कामयाब रहे, खास तौर से 2 वोटों में, एक कुर्मी, दूसरा जो है कुर्मी, और एक वोट जो है मौर्य शाख सैनी का, और उसके अलावा जो गैर और थोड़े हैं उसमें भी सेंधमारी अखिलेश यादव ने किया है। लेकिन खास तौर से पूजा पाल के बाद वो अति पिछड़ी जातियों के बीच में एक असमंजस की स्थिति बनी है, और पूजा पाल जिस तरह से इस नैरेटिव को सेट करने, क्योंकि ये पूरा खेल जो है नैरेटिव का है, अगर समाजवादी पार्टी पूजा पाल के नैरेटिव को तोड़ने में कामयाब रहती है, ये बताने में है कि ये भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, इनका पाल समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, हमने इनको विधायक बनाया, हमने इनको उस समय सहारा दिया जब
इनके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था, तब मैं हूँ, और उसके बावजूद ये हमारे साथ पार्टी छोड़ चली गई। तो मुझे लगता है ये होगा, इसीलिए श्याम पाल को उन्होंने आगे किया। श्याम पाल ने पूजा पाल पे किसी तरह से आक्रामक हमलावर नहीं किया, उन्होंने पूजा पाल के जो चिट्ठी थी उसी को हथियार बना के और उन्होंने केंद्र के पाले में डाल दिया, और वो उत्तर प्रदेश के पाले के बजाय इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली और लखनऊ की सियासत को भी ये बताने की कोशिश की कि लखनऊ में जो दिल्ली के बीच में भी सही नहीं, में एक तरह से दरार डालने की भी कोशिश के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जो अक्सर अखिलेश यादव ये बात कहते रहते हैं कि जो डबल इंजन है, जो दिल्ली का इंजन है, लखनऊ का इंजन, अक्सर टकराते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने कल कहा भी था कि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पे, उसकी जांच पे कोई भरोसा नहीं है, हमें भरोसा किस पे है? अमित शाह पे है, उनके होम मिनिस्टर, क्योंकि अमित शाह हैं और सेन पे है, अगर वो जांच करेंगे तो साफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये पूरा नैरेटिव का खेल है, दोनों तरफ से नैरेटिव खेले जा रहे हैं। इस नैरेटिव में जो जो अपना मजबूती इसके साथ स्टैब्लिश कर ले जाएगा अपने नैरेटिव को, मुझे लगता है उसको सियासी, लेकिन अभी 1.5 साल का वक्त है, बहुत पहले ये नैरेटिव बनना कोशिश शुरू हो गई है, धीरे धीरे नैरेटिव बनाई जा रही है। अभी सपा, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है वो सपा का जो पीडीए फार्मूला है उसको काउंटर करने का है, उसको तोड़ने का है, और उसी के कड़ी में ये पूजा पाल का मामला हो या फिर कल्याण सिंह के तो हिंदुत्व के दिवस में मनाना हो, या इसके अलावा जो तमाम ओबीसी की पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में दिख रही है या आने वाले समय में दिखेगी, मुझे लगता है उसी की कड़ी होगी। माने पूजा पाल जिसे कहते हैं कि एक हिस्सा भर हैं बीजेपी के लार्जर ओबीसी प्लान का, बीजेपी की व्यापक ओबीसी रणनीति का। निश्चित तौर पे नीरज भाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में की सियासत पूरी तरह से ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वोटर है वो करीब 56% है। ये 1931 के लिहाज से हम कह रहे हैं पंकज, वो अभी जातिगत अगर जनगणना हो गई तो हो सकता है, क्योंकि ओबीसी समुदाय के लोगों का दावा है कि हमारा वोट जो है वो 60% से ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत 90 के बाद से पूरी तरह से ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी ओबीसी समुदाय के हाथ में है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 बार से अपना प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से बना रही है। बसपा ने भी लगातार अपना प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समुदाय का बना रखा है। समाजवादी पार्टी भी अपना जो है प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से ही बना रखा है। तो आप समझ सकते हैं, इससे पहले कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष दलित ओबीसी ही बन रहे थे पिछले 2-3। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि पूजा पाल का जो मामला है वो सिर्फ एक है, अभी ऐसे और मामले आएंगे और ऐसी भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश में और भी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर सकती है, मुझे लगता है। लेकिन बस पूजा पाल के साथ ये है कि पूजा पाल के पति की हत्या हुई थी और वो थी 2007 में रही है और 2005 में रही है, और 5 के बाद से वो समय बहुत लंबा हो गया। उस दौरान पूजा पाल की प्रासंगिकता पे भी सवाल उठा, पूजा पाल की पॉलिटिक्स पे हुआ। पूजा पाल उसके बाद चुनाव लड़ती हैं, हार भी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि पूजा पाल इस टर्म में कितने दिन तक ये एक्सटेंड करेंगी, इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना लंबा खेलेगी। समाजवादी पार्टी भी इसका काउंटर प्लान पे काम कर रही है। समाजवादी पार्टी भी लगातार आक्रामक रुख अपनाया है, कोई ऐसा नहीं कि बैकफुट पे जाके उसको को कर रही हो, और उसके लिए श्याम पाल को आगे कर रखा है। श्याम पाल एक सौम्य नेता हैं, बहुत सरल हैं, बहुत वो हैं। तो मुझे लगता है उनके नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी को सफलता मिली है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट भी जाता है उनको। मुझे लगता है कि उस चीज को लेके जो श्याम पाल अभी तक बीजेपी और अखिलेश की छाया में गुमनाम थे, वो इस बहाने से मुझे लगता है पूजा पाल के बाद वो सपा के फ्रंट फुट पे दिखेंगे। सपा के जो पीडीए फार्मूले की जो पीडीए चर्चा चल रही है जिले जिले, उसमें भी वो अब आगे की रणनीति में दिखेंगे। नहीं, लेकिन अगर आप आज की तारीख में ओवरऑल असेसमेंट करते हैं कि बीजेपी के हाथ से फिसला ओबीसी वोट 2027 में, आज की तारीख में बात करें तो याद आता है इटावा कांड, आज की तारीख में याद करें तो याद आता है पूजा पाल प्रकरण, इसके बीच में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों की पीडीए पाठशाला याद आती है। वोट चोरी की बात करें तो वहाँ भी अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया ये तो खास इलाकों से वोट चोरी हुई है। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से, जिसे कहते हैं कि अपने हथियार की धार लगातार पत्थर पर चमका रहे हैं पीडीए की, उसके बीच में आप आज आकलन करते हैं तो ये ओबीसी की लड़ाई में बीजेपी वर्सेस सपा में आपको कौन आगे दिखता है?
मुझे लगता है नीरज भाई आज की तारीख में समाजवादी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है, अभी भी है, क्योंकि इस अखिलेश यादव की पूरी रणनीति 2014 जो 24 के चुनाव से दिखी है, अखिलेश यादव उस फार्मूले से अभी हाल फिलहाल हमें डगमगाते नजर नहीं आए हैं। वो खुलकर जो है ठाकुर हों या ब्राह्मण हों उनको कटघरे में खड़ते हैं, पिछड़े और दलितों के साथ मजबूती से खड़े रहने की, और लगातार जो आप बात कह रहे थे नीरज भाई की जो उनका पीडीएफ फार्मूला है जिसको धार लगा रहे हैं, और उसकी धार लगाने के लिए वो गांव स्तर पे पहुंच गए हैं। वो गांव स्तर पे, जिला स्तर पे पंचायतें कर रहे हैं, पीडीए चर्चा कर रहे हैं, पीडीए संवाद कर रहे हैं, और आजकल उनके आसपास में जो नेता भी दिखते हैं नीरज भाई, वो भी देखेंगे तो गैर यादव ओबीसी नेता ही अखिलेश यादव के आसपास खड़े नजर आते हैं। मुझे तो किसी नेता ने कहा कि ये बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है। आप कोई भी फोटो क्लिक देखेंगे तो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द परिवार के लोग नहीं दिखते हैं जैसा पहले दिखते थे, यादव नेता नहीं दिखते हैं, अब गैर यादव ओबीसी दिखते हैं। निश्चित तौर पर नीरज भाई, न यादव दिखते हैं, न उनके आसपास मुस्लिम दिखते हैं, न उनके पास परिवार दिखता है। तो ये जो जिस चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी ने 2017 का दंश झेला है, 2019 का दंश झेला है, मुझे लगता है कि उससे बाहर निकलने की कोशिश 2022 में हो गई थी, जब अखिलेश यादव ने 2022 चुनाव में अपने परिवार से किसी को भी टिकट नहीं दिया, शिवपाल यादव को उनकी परंपरागत सीट छोड़ के, और अखिलेश यादव खुद लड़े थे। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही मजबूती यादव बहुल सीटों से चुनाव लड़ाया। इसके अलावा किसी भी गैर यादव मतलब किसी और दूसरे यादव को नहीं दिया। इसी तरह से मुस्लिम संख्याओं में भी यही किया। तो अखिलेश यादव ने बहुत स्ट्रेटजी के साथ जो यादव मुस्लिम यादव परिवार की जो परस्ती का आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता था, उसकी छाया से अखिलेश यादव पार्टी को बाहर लाए हैं। और मैं आपको बताऊं 2024 के बाद से जो उनकी संजीवनी मिली है, आप देखेंगे उनके आसपास में कौन निकला है, चाहे संसद पार्लियामेंट की बात हो या पार्लियामेंट से बाहर की बात हो, उनको जो नेता दिख रहे हैं वो खासतौर से गैर यादव ओबीसी हैं या दलित नेता हैं, वही दिख रहे हैं। दूसरी चीज एक और बात बता दें नीरज भाई, कि आजकल समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अपनी रैलियों में कह रहे हैं, अभी पिछले दिनों अफजल अंसारी ने गाजीपुर में कहा कि अगर चाहते हो कि सत्ता आ जाए तो यादव भाइयों तुम्हारे हाथ जोड़ के तुम बहुत शांत रहो, यानी कि, और मुसलमानों को उन्होंने कहा थोड़ा समझौता कर लो, चुप पे शांत बैठे रहो, किसी तरह के आक्रामक न, क्योंकि 2022 के चुनाव में जो माहौल बना था और जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ मोड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं यादवों का जो आक्रामक अखिलेश यादव की रैलियों में कि अखिलेश भैया आ रहे हैं, और जिस तरह से आप देखेंगे सपा नेताओं के बयान हो जाए हो या फिर यादव नेताओं के बयान हो, वो कहीं ना कहीं माहौल को बदले हैं। तो मुझे लगता है इस बात को देखते हुए ये जरूर है कि अखिलेश यादव उसको धार दे रहे हैं। अखिलेश यादव की मजबूती, अखिलेश यादव अभी, मैं आपको बता दूं कि इस बार के चुनाव में जो विधानसभा का टिकट वितरण होगा, उसमें भी मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि इस बार गैर यादव ओबीसी की जो बहुलता होगी टिकट की बहुत ज्यादा होगी। अखिलेश यादव ने ये पूरी स्ट्रेटजी बना ली है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को, अखिलेश यादव कहते भी हैं कि हमको तो ये जाति का जो फार्मूला मिला है वो भाजपा से ही मिला है, अगर भाजपा ये अस्त्र हमारे खिलाफ न मारती तो हम तो जान ही ना पाते। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी स्टैंड खड़ी है, लेकिन ये बात जरूर है कि अखिलेश यादव जब तक अपने, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव थे, यहाँ पे थोड़ा सा अखिलेश और मुलायम की राजनीति में फर्क है। अगर अखिलेश यादव मुलायम की उस राजनीति को फॉलो कर लें कि जो अलग अलग जातियों के छत्रप थे, मुलायम सिंह यादव के दौर में देखेंगे तो तमाम बड़े नेता थे, कुर्मी नेता तो बेनी प्रसाद वर्मा थे, वो फ्रंट फुट पे नजर आते थे, गुर्जर उनके साथ नेता थे, उनके साथ जो है कुर्मी नेता थे, उनके साथ मौर्य नेता थे, कुशवाहा नेता थे, इस तरह के ब्राह्मण नेता थे, हाँ अलग अलग जातियों के नेता थे, और वो नेताओं को पूरी छूट होती थी। लेकिन आज अखिलेश यादव जो है उन पार्टी में अपने तमाम नेताओं को रखे हैं, लेकिन किसी को फ्रंट फुट पे नहीं उतार रहे हैं। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव अगर उनको फ्रंट फुट पे उतार दें तो जो अखिलेश यादव को पीढ़ी धार है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी, और उसका काउंटर करना जो है बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। बीजेपी यही कर रही है, बीजेपी जो अलग अलग जातियों के नेता हैं उनको बहुत अच्छी स्थिति में रखी है। अगर वो केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं हारने के बावजूद भी, तो आप समझ सकते हैं उनको चेहरे तौर पे ओबीसी के रखे हुए। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना रखी है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अभी तक भूपेंद्र चौधरी थे जो जाट समुदाय से आते थे। इसी तरह से उनके पास जो है राजभर के अनिल राजभर हैं। तो मुझे लगता है उनको पूरी छूट होती है कि जाएं और वो अपनी बात कहें। इस बात को राजीव प्रताप रूडी ने भी एक कहा है कि हमें तो हमारी पार्टी कहती है कि जाओ अपने समाज के बीच में जोड़ो। और जो अभी कुटुंब सम्मेलन हुआ, कुटुंब सम्मेलन में भी आप देखिए लगातार 3-4 कुटुंब सम्मेलन हो गए,
उसके बहाने यही कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो कह ही रही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व कहता है कि आप अपने जाति के बीचों में मजबूती करें, लेकिन अखिलेश यादव ऐसी कवायद करते फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे। अगर अखिलेश यादव इस बात को कर दे तो मुझे लगता है वो बीजेपी से ज्यादा मजबूत स्ट्रांग भूमि पे खड़े होंगे, क्योंकि उनके पास ये कहने के लिए जो अखिलेश यादव जिस तेवर अंदाज से पीडीए की, दलित और पिछड़ों की बात को मजबूती से रख सकते हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे को जितनी मजबूती से रख सकते हैं, आरक्षण के मुद्दे को जितनी मजबूती से रख सकते हैं, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ उस पीठ पे खड़े होकर उतनी मजबूती से दलित ओबीसी की हितैषी की बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक ओबीसी अगर बात करता है या एक दलित दलित हित की बात करता है तो समाज के बीच में ज्यादा विश्वसनीय होता है एक अपर क्लास की तुलना में। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की न्यू 2022 में ही ये अखिलेश यादव ने हिला दिया था, जिस बात का संकेत जो है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अंदाज नहीं लगा पाई थी, और उसका खामियाजा 2024 में हुआ है। और हालांकि 2024 के बाद जो हार के बाद जो समीक्षा हुई, वो रिपोर्ट हुई, आज भारतीय जनता पार्टी उस पर अभी काम करती हुई फिलहाल मुझे दिखी नहीं है। एक और चीज है, आज बीजेपी इस कश्मकश में फंसी है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष तय करने में उसको इतना लंबा समय लग गया कि वो क्या करे क्या ना करे। उसके पीछे यही है कि सपा की जो पीडीए फार्मूला है उसका कैसे कहो, क्या अपर क्लास को बना देगी तो सपा उसको दूसरे प्लान में ले लेगी, ओबीसी बनाती तो ओबीसी में किस समुदाय के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जो जोड़ा जाए। केशव स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बावजूद वो कुर्मियों को जोड़कर नहीं रख सके। तो 2024 के चुनाव में भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बावजूद जयंत चौधरी के साथ आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ होता है, उसके बावजूद जो है जाट बाहुल मुजफ्फरनगर सीट जो है हार जाती है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं नगीना सीट हार जाती है, मुरादाबाद सीट हार जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और बीजेपी इस स्थिति में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एक काम किया था कि तमाम गैर यादव ओबीसी को जोड़ा था, लेकिन उसको हिंदुत्व की छतरी के नीचे जोड़ने में कामयाब थी, और उस छतरी के अंदर वो बिखराव हुआ है। हर जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी है। आज 10 साल, अब 8 साल होने जा रहे हैं, 8 साल हो गए हैं, 8.25 साल का सफर हो गया है। अब आज के बाद उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि नीरज भाई की किस तरह से राजनीतियां हो रही हैं, और जितनी जाति बंदी होगी वो भाजपा के लिए मुफीद नहीं होगी बल्कि नुकसानदेह ही होगी। और सपा अगर अपनी रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन करती है और अगर क्षत्रप नेताओं को आगे बढ़ाती है तो पूजा पाल का ही प्रकरण नहीं, तमाम प्रकरणों से वो पार पा ली जाएगी। बिल्कुल। वाकई एक आपने चूंकि नगीना का नाम लिया और मायावती का भी जिक्र आया, तो उत्तर प्रदेश में देखिए ज़्यादातर पार्टियां तो दो खेमों में बटी हुई हैं, चाहे वो अखिलेश का खेमा हो, कांग्रेस साथ में है, चाहे वो छोटी छोटी पार्टियां राजभर, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ये सब बीजेपी के साथ हैं। बचते हैं मायावती, चंद्रशेखर। क्या आपको इनके लिए कोई स्पेस बचता हुआ दिखता है 2027 में, या फिर ये एनडीए वर्सेस इंडिया इन दो ध्रुवों में ही बटी रहेगी पूरी पॉलिटिक्स? नीरज भाई, इसमें कोई शक नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति दो ध्रुवों में बटी हुई है। उत्तर प्रदेश में मायावती लगातार राजनीतिक नुकसान जो उठाना पड़ रहा है वो इसीलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि वो किसी भी अलायंस के हित पार्टनर में नहीं खड़ी हैं। अब मायावती लगातार कह रही हैं कि हमारा गठबंधन किसी से नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर भी कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़े हैं, किसी के अलायंस के पार्टनर नहीं बन रहे हैं। अब जेपीसी वाले मामले में ही देखिए वो सरकार के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि जयंत जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है जिस तरह से 2022 में मुझे दिखी थी, 2024 में दिखी थी, वैसे ही मुझे 2027 में भी 1-to-1 फाइट होती दिख रही है। और वो फाइट जो है भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्तंभ के तौर पे है, और दूसरी तरफ सपा कांग्रेस का अलायंस मुझे मजबूती दिख रहा है। अगर मायावती कोई अलायंस या कोई ऐसा विकल्प पेश कर दें कि वो भरोसा दिख जाए लोगों में कि बसपा जो है मुकाबले में खड़ी दिख रही है, तो मुझे लगता है कि चीज तब त्रिकोणीय इलेक्शन में तब्दील होगा। और अगर मायावती कोई इस तरह की कवायद करती नहीं दिख रही है, मान लिया कि अगर मायावती का ओवैसी से ही गठबंधन हो जाए एक तरह से, ये हालांकि हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा, अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि तब रोचक लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर ये मायावती किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनती तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी अपने सियासी वजूद को बचाए रखना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीरज भाई, लगातार उसका वोट घटता जा रहा है, 9.39% पे आ गया है। बसपा के तमाम नेता इस कशमकश में हैं कि अगर अलायंस नहीं होता तो वो अपनी अपनी सीटें कैसे जीत पाएंगे। पिछली बार एक सीट जीते हैं, 2024 में एक भी नहीं है। अगले साल आने वाले समय में
जनवरी में ही पार्लियामेंट में इनकी 0 सीटें हो जाएंगी, एक राज्यसभा सदस्य उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कहीं से वापसी की कोई संभावना नहीं है। तो बसपा के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। हाँ, ये बहुत जरूर है कि सपा और कांग्रेस की केमिस्ट्री जिस तरह से दिख रही है, और वो अगर मजबूत रहती है तो इलेक्शन 1 to 1 ही होगा। अगर कहीं सपा और कांग्रेस के अलायंस में कोई बिखराव या कुछ होता है और ऐसे में कोई त्रिकोणी अलायंस बन जाता है, तब जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव त्रिकोणी स्टेट में जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि वो 1 to 1 दिख रहा है। आगे मायावती के कदम पे मायावती क्या राजनीतिक कदम उठाती हैं वो देखना होगा। मायावती किसी भी अलायंस में हिस्सा हो जाए, उस अलायंस की मजबूत स्थिति हो जाएगी मुझे लगता है। और फिलहाल जो है मायावती का जो स्टैंड है वो साफ साफ है कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम कोई कवायद नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। तो पूजा पाल प्रकरण ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पीडीए मुहिम के सामने एक चुनौती पेश करने की कोशिश की है, और इस दौरान ओबीसी वोट की सियासत, उस पर कम से कम बहस तो एक बार फिर तेज हो गई है। लेकिन जैसा कबूल अहमद ने बताया कि अभी दोनों तरफ, दोनों खेमे, चाहे वो अखिलेश यादव का खेमा हो चाहे वो बीजेपी का खेमा हो, अपने अपने नैरेटिव को अंडरलाइन करने में, धार देने में लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में जो अपनी बात वोटरों तक का मजबूती से पहुंचा पाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव, जैसा कि वो कह रहे हैं कि पूजा पाल के बहाने बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है, पूजा पाल बीजेपी की भाषा बोल रही हैं, या फिर पूजा पाल जो आरोप लगा रही हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी में पीडीए का मतलब परिवार, दागी और अपराधी है, और वहां इन्हीं लोगों को संरक्षण मिलता है, महिलाओं को नहीं मिलता, अति पिछड़ों को नहीं मिलता। अब देखना होगा आने वाले दिनों में ये कौन अपनी बात को कितनी मजबूती से आगे ले जा पाता है। लेकिन राजनीति दिलचस्प हो रही है, आने वाले दिनों में हमें इसके और पहलू देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कबूल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।